हमारे पास आज एक एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, एडवांस 2022 का क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंसीडर 4 बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल एंड 2 ब्लू बॉल्स। अच्छा, मतलब कहना चाह रहा है कि हमारे पास 4 बॉक्सेज हैं जिसमें से सारा बॉक्स मतलब हर एक बॉक्स 3 रेड बॉल को कंटेन कर रहा है और 2 ब्लू बॉल को कंटेन कर रहा है। चलो एक बार जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलते हैं। हमारे पास 4 बॉक्स है, तो पहले सबसे पहले हम 4 बॉक्स बना लेते हैं भाई। ये देखो क्या बन गया 4 बॉक्स। तो क्या बोल रहा है, 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल। हर एक बॉक्स में 3 रेड है और 2 ब्लू है, 3 रेड है और 2 ब्लू है। ठीक है, हर बॉक्स में सेम नंबर, मतलब हर बॉक्स के पास कितना बॉल है, 5 बॉल। तो 5 × 4 टोटल कितने बॉल है, 20। वही क्वेश्चन में बोला है क्या, एज्यूम दैट ऑल 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, सारे 20 बॉल डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 10 बॉल्स आर चूजन फ्रॉम दीज 4 बॉक्सेस सो दैट फ्रॉम ईच बॉक्स एटलीस्ट 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल और चूजन। ओके, कंडीशन समझो, कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमको टोटल कितना बॉल सेलेक्ट करना है, 10 बॉल सेलेक्ट करना है। कितना बॉल, 10 बॉल सेलेक्ट करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि हर बैग से एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल को तो लेना ही लेना है। ओके सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हर बैग से कम तो 2 बॉल लेना ही है। हाँ डेफिनेटली, हर बैग से कम 2 बॉल तो लेना ही है, जिसमें एक रेड है और एक क्या है, ब्लू है। और टोटल बॉल कितना सेलेक्ट करना है, 10 बॉल। तो देखो हम कंडीशन क्या क्या बना सकते हैं। जैसे मान लो कि इस बैग से हमने 4 बॉल ले लिया, ठीक है, और इस बैग से 2 बॉल, इससे भी 2 बॉल और इससे भी 2 बॉल ले लिया। क्या 10 बॉल हो गया। देखो 4 + 2 + 2 + 2 मतलब 6 और +4 कितने हो गए हमारे पास, 10 बॉल हो गए। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने पहले बैग से ही 4 बॉल क्यों लिया। तो मैं तुमको बताना चाहूँगा कि देखो पहले बैग से नहीं लिया है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हम लिखेंगे 4C1, 4C1 का मतलब होता है कि चारों में से किसी बैग को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि सर पहले बैग से क्यों 4 बॉल लिया। वो तो 4C1 करते ही चारों बैग आपस में सफल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। हाँ, अब समझना बात को कि सर जो ये आपने 4 बॉल लिया है, 4 बॉल का कंडीशन क्या है। देखो सबसे पहले ना हम ये आसान वाला सीख लेते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। इसका कंडीशन ये है कि सर एक रेड होगा एक ब्लू, यहाँ पे एक रेड होगा एक ब्लू, जो कि हमारा नेसेसरी कंडीशन है, एक रेड एक ब्लू। अभी जो 4 बॉल है ना, इसमें तो कंडीशन बन सकता है। हमारे पास क्या कंडीशन बन सकता है, पहला कंडीशन तो हमारे पास ये बन सकता है कि सर ये जो 4 बॉल था, ये 4 बॉल में तो हम कंडीशन ये लगा सकते हैं कि सर देखो 3 रेड ले लेते हैं और एक ब्लू ले लेते हैं। ओके, और कंडीशन क्या हो सकता है, और कंडीशन ये हो सकता है कि सर यहाँ से तो हम 2 रेड और 2 ब्लू भी ले सकते हैं। ये भी हमारा 4 बॉल हो गया। ओके, कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर एक काम करो, इसमें से 3 ब्लू ले लो और 1 रेड ले लो। तो मैं तुमको याद दिलाऊंगा कि बच्चे देखो हमारे पास 2 ही ब्लू बॉल है ना, तो 3 कैसे ले लोगे। बात समझ आ रही है। इसका मतलब तीसरा वाला केस कैसा है, तीसरा वाला केस हमारा रॉन्ग केस है। हमारे पास ये 2 केस है 4 बॉल चूज करने का। हमारे पास 2 केस है, क्या कि 2 रेड 2 ब्लू या फिर 3 रेड और 1 ब्लू बॉल। बात सुन आया। अच्छा, ये तो केस 1 था। ये कैसा केस था, केस 1। इसको अगर हम केस 1 मान लें, ठीक है, केस 1 था ऐसा कि हमने 4 बॉल एक बैग से सेलेक्ट किया, बाकी तीनों बैग से 2 बॉल सेलेक्ट किया। और भी ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे केस 2 करके लिखें अगर, तो केस 2 ये बोलता है कि पहले बैग से 3 बॉल ले लो, इससे भी 3 ले लो और बाकी बचे हुए 2 2। देखो 3 + 3 6 और +4 कितना हो गया। अभी भी हमारे पास कितने बॉल है, अभी भी हमारे पास टोटल 10 बॉल है। ओके, सबसे पहले आसान वाला काम क्या, रेड ब्लू। सर 2 बॉल सेलेक्ट किया, कौन कौन से, रेड और ब्लू। ओके, अब 3 वाला केस देखो। 3 वाले केस में हमारे पास कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन ये बन सकती है कि सर एक काम करो, 3 रेड जो था, मतलब 3 बॉल आपको सेलेक्ट करना था, तो हम एक काम कर सकते हैं 2 रेड और 1 ब्लू कर सकते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि 1 रेड और 2 ब्लू कर सकते हैं। देखो 3 बॉल है। सेम कहानी हम इस वाले बैग से भी कर सकते हैं, क्या कि 2 रेड 1 ब्लू या फिर 1 रेड और 2 ब्लू। क्या यहाँ तक बात समझ आई। अभी तक जैसा ऐसा क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। पहले हमने बताया कि 4 बैग, हर बैग में कितने बॉल, टोटल कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद हम क्या कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन क्या था, तो हमने कंडीशन 2 कंडीशन बनाया। पहला कंडीशन एक पहले बैग से 4, बाकी बैग से 2 2 2 2। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि 2 बैग से हमने 3 3 बॉल लिया और बचे हुए 2 बैग से 2 2 बॉल लिया। अब तुम इसके आगे देखो, इसके आगे कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। राइट, देखो आओ बात समझो, बहुत ध्यान समझना तभी बात समझ में आएगी। देखना, अब जैसे मान लो हमने 4 में से कोई एक बैग उठाया, राइट, 4 में से कोई एक बैग उठाया, तो 4 में से कोई भी एक बैग को सिलेक्ट करने का बेस होता है 4C1। ठीक है, अच्छा 4C1 इंटू, अब हम लोग बॉल सेलेक्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सीखना तभी समझ में आएगा बात। अब 4 में से देखो हम लोग पहला वाला कंडीशन पकड़ते हैं क्या, 2 रेड और 2 ब्लू। देखो हमारे पास टोटल 3 रेड बॉल है,
3 में से हमने कोई 2 रेड बॉल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर बचे हुए 2 ब्लू में से हमने 2 ब्लू सेलेक्ट कर लिया। देखो 2 ये और 2 ये, 4 बॉल हो गए दोनों अपने पास, ठीक है। अच्छा, या फिर या मतलब प्लस होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में और पी एंड सी में या बाइनोमियल में जब भी और वर्ड का यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है प्लस, देन वर्ड का यूज़ करते हैं मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा, या क्या कंडीशन हमारे पास सर, 3 रेड बॉल थे और 1 ब्लू बॉल, ओके, मतलब हमारे पास 3 रेड थे, 3 में से 3 रेड ले लिया, और जो 2 ब्लू बॉल थे 2 में से कोई 1 ब्लू बॉल ले लिया। क्या बात समझ आ रही है? अब ये बॉक्स बंद कर देते हैं क्योंकि पहले वाला केस हमारे पहले बॉक्स की कहानी हो गई। अब देखते हैं अगला केस क्या है। अगला केस ये है कि सर 3 रेड था, 3 में से कोई 1 रेड ले लो और बचे हुए 2 ब्लू में से कोई 1 ब्लू ले लो। देखो 1 + 1 2 बॉल हो गया कि नहीं, हो गया 2 बॉल्स, ठीक है। तो ये किसकी कहानी होगी, ये बैक सेकंड की कहानी होगी, ठीक है। सिमिलरली 3C1 × 2C1 बैक थर्ड की भी कहानी हो जाएगी और बैक 4 की भी कहानी हो जाएगी। तो उसको मैं लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, पावर में क्या करता हूँ 3। ये तो हमारा पहला केस हो गया समाप्त, ठीक है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ और मतलब प्लस, तो मैं सेकंड केस को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। सेकंड केस ये बोल रहा है कि सर देखो 3 बॉल सेलेक्ट करना था पहले बैग से ना, तो एक काम करते हैं कि पहले तो किन 2 बैग से हमको 3-3 बॉल लेना है, पहले वो बैग सेलेक्ट कर लो। मतलब सर क्या यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे, ध्यान सुनना कि देखो हमारा 2 बैग ऐसा है ना जहाँ हमने 3-3 बॉल सेलेक्ट की है। 2 बैग ऐसा है जहाँ पे 3-3 बॉल सेलेक्ट की है, तो सबसे पहले वो दोनों बैग तो सेलेक्ट करेंगे। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो, 4 में से हमने 2 बैग सेलेक्ट कर लिया। हाँ, 4 में से पहले 2 बैग सेलेक्ट किया, जिन बैग में से हम 3-3 बॉल निकालने वाले हैं। ओके देन सर आगे क्या करेंगे हम? देखो आगे क्या करेंगे कि अब कंडीशन लगाते हैं कि जिस बैग से 3 बॉल लिया था उसमें से 2 रेड और 1 ब्लू पहला केस था। ओके, मतलब 3 रेड में से हमने 2 रेड लिया, फिर बचे हुए 2 ब्लू में से 1 ब्लू ले लिया। या क्या कंडीशन था? या कंडीशन था सर 3 में से कोई 1 रेड ले लो और 2 में से कोई 2 ब्लू ले लो। ओके, ठीक है। ये किसी कहानी थी, ये पहले वाले बैग की थी। सर यही कहानी दूसरे बैग की भी होगी? हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं होगी, दूसरे बैग का तो सेम ही कहानी है। तो सर इसको लिखने की बजाय मैं स्क्वायर कर दूं क्या? हाँ डेफिनेटली स्क्वायर कर दूं। ओके, फिर बचा हुआ जो बैग है, मतलब बचा हुआ कौन सा बैग है, ये जो बैग नंबर 3rd और 4th जो है, इसमें क्या करेंगे, 3 में से कोई 1 रेड और बचा क्या, 2 में से कोई 1 ब्लू। ये किसका कहानी है? ये 3rd बैग की कहानी है। और 3rd और 4th दोनों बैग की सेम कहानी, इसलिए मैं यहाँ भी क्या लगा रहा हूँ, स्क्वायर लगा रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, यहाँ तक बात समझ आया। बस अब इसको सॉल्व करना है। जैसे 4C1 सभी को पता है, 4C1 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। 4C1 का मतलब डायरेक्ट मतलब लिख सकते हैं क्या, 4, ठीक है, इंटू 3C2 या 3C1 बोलो बात सेम है, मतलब 3C2 का मतलब 3, राइट, इंटू 2C2 मतलब NCN, याद है ना, NC आंसर जब दोनों सेम होता है तो आंसर कितना होता है, आंसर तो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब 2C2 का वैल्यू कितना हो गया, ये तो सर 1 हो गया, ओके राइट, प्लस 3C3 ये भी 1 हो गया, इंटू 2C1 की वैल्यू कैसे हुई, 2 हो गई। देखो ये सब नॉर्मली छोटा मोटा कैलकुलेशन है जो कि हम लोग पहले चैप्टर में सीख चुके हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। देखो आगे समझते हैं। या 3C1 का मतलब है 3 इंटू 2C1 का मतलब है 2 और यहाँ पे क्या है, क्यूब है, सही, प्लस 4C2 का मतलब होता है 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, ठीक है। अच्छा 3C2 का मतलब होता है 3C1 का मतलब होता है 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3 और इंटू में क्या 2C2 का मतलब हो गया 1, ये बन गया, समझ आई बात। और यहाँ पे क्या लगा, स्क्वायर। नेक्स्ट 3C1 मतलब 3 और 2C1 मतलब 2 और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया इसका। क्या यहाँ पे बात सुने, बस अब कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन फटाफट कर लो। देखो 3 + 2 5 हो गया, तो 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 का क्यूब कितना हो गया, 6 का क्यूब मतलब 216, राइट, प्लस इसको कट कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 इंटू, समझते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 6 और प्लस 3 9, 6 और प्लस 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो हम क्या है 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर मतलब 81 कर सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली। यहाँ 3 × 2 6 का स्क्वायर कितना, 36। बात सुनिए, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4 × 5 = 20 और 216 का डबल कर दो कितना हो जाएगा, 216 मतलब डबल करने में कितना जाएगा, 432, तो और ये इसका 0 हो गया मतलब कितना हो जाएगा, 4320, ये तो ये हो गया प्लस में। अब इसका मल्टीप्लाई करो 81 × 36, तो ये 216 हो गया, फिर इसमें 81 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 216 × 81 करो, ये मैं लिख देता हूँ उसको अप्रॉक्सीमेट 17496 आएगा। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या जाएगा, 21816, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 21816 मतलब पहला ऑप्शन सही है।
देखो ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा तो लॉजिक मांगता है भाई, है ना, थोड़ा तो लॉजिक लेगा वो, बिना लॉजिक लिए तो सॉल्व नहीं होगा। और हाँ कैलकुलेशन भी इसमें देखो बहुत बड़े कैलकुलेशन तो नहीं थे, आप लकी हो कि मतलब आसान सा क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना, ये 2022 में। तो ये एक एडवांस का क्वेश्चन था। देखते हैं एक मेंस का क्वेश्चन, हमारे पास एक मेंस का भी क्वेश्चन है। देखो बेसिकली ये क्वेश्चन एक लिमिट चैप्टर से और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसमें लिमिट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब GIF, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डब्बा। तो बेसिकली एक डब्बे का क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, लेट GIF ऑफ T डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस और इक्वल टू T, मतलब वो GIF का डेफिनेशन लिखा है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ T डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ T। ओके सेम वही बात बोल रहा है। द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, ओके सर ये अल्फा क्या है, अल्फा क्वेश्चन में यूज हुआ कंफर्म, देखो ये अल्फा यूज है। द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx, मतलब फंक्शन क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके ओके ओके, मतलब हम लोग LHL फाइंड करने वाले हैं। क्या फाइंड करने वाले हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन हमारा बड़ा सा फंक्शन गिवन है क्या, 1 + x का GIF प्लस अल्फा की पावर 2 GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि एट x = 0 पे अगर इसकी वैल्यू अल्फा -4/3 होती है तो बता दो भाई अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रल वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, मतलब हो सकता है यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यू आए और 2 वैल्यू में से जो वैल्यू इंटीजर होगा वही वैल्यू यहाँ पे लिखनी होगी। क्या बात समझ आए, क्वेश्चन समझ आ गया, करना स्टार्ट करें, डेफिनेटली आ जाओ। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो हमसे LHL पूछा है ना, LHL का मतलब होता है जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट में -h कर लेते हैं। ओके मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर, एट x = 0 मतलब, तो इसका मतलब जिस दिन हम लोग LHL फाइंड करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 - h। ओके सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि लिमिट h टेंस टू 0, हाँ डेफिनेटली। मतलब क्या हुआ इसका कि x को हमने 0 - h से रिप्लेस करना है, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखो 0 - h को डिनोट करने का एक तरीका ये भी है 0 माइनस, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + x प्लस अल्फा की पावर 2 GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, और प्लस का GIF ऑफ x -1 अपॉन में 2 GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। बात समझ आ रही है। देखो अब यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लिमिट हमारा h टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ जहाँ x है हर जगह क्या रखना पड़ेगा, x को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, 0 - h से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0 - h। एक काम करें 0 - h को डायरेक्ट हम -h लिखें, ठीक है, तो 1 - h प्लस अल्फा की पावर 2 GIF ऑफ 0 - h मतलब -h, और प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h। ओके ओके ठीक है, प्लस में GIF ऑफ 0 - h -1। और अच्छा एक मिस्टेक देखो क्वेश्चन क्या है, ये जो अपॉन है ना, ये अपॉन पूरे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में मैं एक सेकंड करेक्ट कर देता हूँ उसको, देखो ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन में। तो हम क्या बोल लेते हैं कि यहाँ पे अपॉन में क्या लिखूँ, 2 GIF ऑफ -h और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h। ओके ठीक है, आगे देखो, आगे समझना बात को। मैं तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूँ, GIF ऑफ h और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h के बारे में हम लोग क्या बातें करते थे। देखो मैं याद दिलाता हूँ, जो GIF होता है ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो हमेशा लेफ्ट इंटीजर लेता है। कैसा इंटीजर, लेफ्ट इंटीजर। मतलब क्या हो सर, जैसे मान लो कि ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पे हमने कोई एक वैल्यू लिया है, मान लेते हैं ये वैल्यू 1 + h है। क्या है, 1 + h। तो ये 1 + h हमेशा अपने लेफ्ट इंटीजर को लेगा। तो 1 + h का लेफ्ट इंटीजर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब अगर मुझसे कोई पूछता कि GIF ऑफ 1 + h कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा 1 हो जाएगा। ओके सर, हमको तो यहाँ पे ज़रूरत है 1 - h का, और एक बार GIF का है -h का, तो मैं बोलूँगा देखो एक बात बताओ मुझे, 1 - h कहाँ अप्लाई करेगा, जबकि हमको पता है h बहुत छोटी क्वांटिटी है। इसका मतलब 1 - h क्या है, 1 से जस्ट छोटा है, 1 से जस्ट छोटा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे होगा। तो इसका ये अपना लेफ्ट इंटीजर कौन सा लेगा, 0 लेगा। तो 1 - h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा 1 - h का वैल्यू हो गया 0। सिमिलरली सोचो -h का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओके -h, ठीक है, समझो। देखो -h का मतलब ये है ना कि h एक बहुत छोटी क्वांटिटी, ये 0 थी, 0 के जस्ट पहले है, तो इसका लेफ्ट इंटीजर क्या हो जाएगा सर, इसका लेफ्ट इंटीजर तो -1 है। अच्छा मतलब -h का GIF -1 होगा, हाँ डेफिनेटली -h का GIF कितना हो जाएगा,
-1 हो जाएगा। बात समझाया? थोड़ी बहुत बात मैं याद दिला देता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट की। देखो फ्रैक्शनल पार्ट की मैं बात याद दिलाता हूँ फटाफट, एक बार देख लो इधर कि मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 लिखा है, तो हमको पता है देखो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है ना, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो लिख दो, अगर पॉजिटिव है तो मतलब 0.2 का मतलब 0.2, कोई दिक्कत नहीं है। 0.7 का मतलब फ्रैक्शनल पॉइंट 0.7। मान लो किसी ने बोल दिया 2.7, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल इंटीजर के बाद वाला पार्ट क्या है सर? 0.7 है। ओके, मतलब सर अगर किसी ने ऐसा बोल देता कोई कि -1.3, तो क्या करते हैं? मैं बोलूँगा जैसे ही ऐसा वैल्यू आएगा तो रुक जाना कुछ देर के लिए, ठीक है? -1.3 आएगा तो रुक जाना, पहले इसको क्या लिख लेना कि इसको लिख लेना माइनस का 0.3, ठीक है? और फिर माइनस होने की वजह से हम इसको लिखते हैं 1 - 0.3 और दैट बिकम्स 0.7। क्या बात समझाया? बात समझाएगी नहीं? तो इसका मतलब जिस दिन हमसे h का फ्रैक्शनल पार्ट पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा h, जिस दिन -h का पूछेगा उस दिन क्या बोलेंगे? सर -h मतलब 1 माइनस करना है क्या? हाँ डेफिनेटली 1 -h हो जाएगा। क्या बात समझ आया? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है दो जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको हटाता हूँ और फिर फाइनली हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो देखो समझना बात को, ठीक है? हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है ना, कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा एक बात और समझते चलो कि जितने भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उस फंक्शन के अंदर कभी भी लिमिट की वैल्यू एंटर नहीं कर पाती। तो क्या सर GIF एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था? हाँ याद करो, इसका ग्राफ बनता था एक स्टेयर, सीढ़ी बनता था इसका ग्राफ। तो सीढ़ी जब बनता था तो उसमें वो कैसा फंक्शन था? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था। जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब इसके अंदर लिमिट एंटर नहीं कर सकता, और लिमिट एंटर नहीं करेगा तो लिमिट क्या करेगा? लिमिट बाहर से चिल्लाएगा। क्या चिल्लाएगा? कि h मैं बहुत छोटा क्वांटिटी हूँ, तो जिस दिन मुझे 1 से माइनस करोगे मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 से छोटी। और ये 1 से छोटी ना, 1 से छोटी, तो 1 से छोटी किसी भी वैल्यू का GIF कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो 0 बन गया भाई। चलो एक पार्टी तो निपट गई। तो 0 प्लस अल्फा की पावर 2। देखो GIF ऑफ -h अभी सिखाया था कि -h का मतलब होता है, -h का GIF मतलब -1। तो ये कितना हो गया फाइनली? ये हो गया -2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h अभी बताया था क्या? 1 -h होता है सर ये, तो ये क्या जाएगा? 1 -h प्लस, देखो ये 0 -h का GIF मतलब -h का GIF मतलब ये कितना हो जाएगा? -1, राइट? क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ये, ठीक है? बात समझ आ रही है? ये हो गया -1, और यहाँ पे फाइनली बाहर क्या लिखा है? -2। ओके, अपॉन क्या लिखा है? 2 -h का GIF -1, तो ये क्या हो गया? -2 प्लस -h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? ये आएगा 1 -h आएगा। अभी जस्ट हमने सीखा है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अच्छा एक बात और, क्वेश्चन में बोला है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? अल्फा -4/3 के इक्वल है। किसके इक्वल है? अल्फा -4/3, अल्फा -4/3 के इक्वल ये पूरी कहानी हमारी चल रही है, राइट? तो इसका मतलब ये था कि अब देखते हैं हम लोग, अब अगर हम h टेंड्स टू 0 पुट करें तो h टेंड्स टू 0 पुट करने पे यहाँ देखो ध्यान से क्या हो गया? -2 + 1 कितना हो गया? -1 -h, मतलब अल्फा की वैल्यू अल्फा टू द पावर -1 और -h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 0 प्लस, यहाँ क्या हो गया? -1 तो क्या हो जाएगा? -2, क्या हो जाएगा? -2 अपॉन में, ठीक है? अपॉन में यहाँ पे क्या हुआ? -2 और +1 मतलब -1 - h इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा -4/3। जस्ट वेट, क्या आ गया हमारा? अल्फा -4/3, ये हमारी वैल्यू आ गई। बस अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, बस कैलकुलेशन का पार्ट है। मतलब अल्फा टू द पावर -1/2 अपॉन -1 - h, और चूंकि हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर चुके हैं कितना? 0। h की वैल्यू क्या पुट कर चुके हैं? 0। तो मैं यहाँ पे ये हटाता हूँ, ठीक है? और इधर क्या गया? अल्फा -4/3। अच्छा इसका मतलब ध्यान से देखो, ये माइनस को बैलेंस करने के लिए मैं ऊपर लिख दूँ 2 माइनस अल्फा टू द पावर -1 इक्वल टू अल्फा -4/3। बस अब इसको सॉल्व करना है। 2 - 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू अल्फा -4/3। अब अगर अल्फा का मैं उस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा? इधर देखो, इधर तो बन जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा, ठीक है? माइनस का क्या हो जाएगा? 4 अल्फा। अच्छा एक बात और देखना, ये माइनस था ना, ये अल्फा हमने मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर बना, ये 3 मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, ठीक है? बात सुन आया? ओके, और इधर क्या बचा? इधर देखो 2 अल्फा बचेगा। जब ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 2 अल्फा। जिस दिन इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस का 2 अल्फा, और ये प्लस का क्या बचा था? 3, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 3। यहाँ देखो माइनस का 2 × 3 6 आएगा ना, 6 और प्लस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या बात सुन आया? मतलब फाइनली हमारे पास क्या बचा? 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 अल्फा प्लस का 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या? 0, ठीक है?
तो ये हमारे पास बचा। अब एक क्वाड्रेटिक बन गया। फाइनली क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी। तो अब तो क्वेश्चन आसान हो गया क्या कि अगर हम देखें 3 3 9 और बीच वाले पार्ट को ब्रेक करना है 3 अल्फा स्क्वायर, ये माइनस 10 अल्फा को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 9 अल्फा माइनस अल्फा, देख लो 9 अल्फा माइनस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये ऐड होने के बाद 10 बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 9 आ भी रहा है तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 3 अल्फा हमने कॉमन लिया, अल्फा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0, अल्फा माइनस 3 और 3 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर हो गए। यहाँ से क्या आ रही है, एक तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 3 और एक अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3। ओके ओके, याद करो याद करो याद करो, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इंटीग्रल वैल्यू। कैसी वैल्यू? इंटीग्रल वैल्यू। तो इंटीग्रल वैल्यू मतलब जो इंटीजर हो, मतलब ये वैल्यू सही है और ये वैल्यू क्या है गलत है। मतलब सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ अल्फा इक्वल टू 3। आप देख रहे हो ये मेंस का क्वेश्चन है भाई, मेंस का क्वेश्चन। इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं था, लॉजिक सिर्फ इतना है कि तुमको फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर फ्रैक्शनल पार्ट और जीआईएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा ना तो ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, थैंक यू।